चमकते पर्दे के पीछे का काला और घिनौना सच कई बार हम सबके सामने आया। कुछ साल पहले एक मीटू नाम की मुहिम शुरू हुई थी और उसने भी बहुत सारे पोल खोले। लेकिन आज 7 साल पुराना एक केस जिसने कभी उस केरल या ये कहें कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में भूचाल ला दिया था, 7 साल पुराना वो केस एक दूसरे शक्ल में जिंदा हुआ और इस वक्त मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में एक भूचाल सा आया हुआ है। हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, हर रोज इस्तीफे हो रहे हैं, बड़े बड़े स्टार को डायरेक्टर बाकी लोगों के नाम आ रहे हैं। और वजह क्या है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के चमकते पर्दे के पीछे का काला सच, एक ऐसी रिपोर्ट जिसने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड के काले सच को उजागर कर दिया है। यह है क्या, यह रिपोर्ट क्या है और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री सुर्खियों में आजकल क्यों है, तो शुरू से लेकर आखिर तक की पूरी कहानी आपके सामने पेश है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री जब से OTT प्लेटफॉर्म पर हर जुबान की फिल्में आने लगी है, तो पहले ये होता था कि साउथ की कौन सी फिल्में, कौन सा एक्टर, अब घर घर में लोग जानते हैं। जैसे हिंदी फिल्मों के सितारों को हम जानते हैं, साउथ के हर फिल्म और फिल्म के सितारों को हम सभी जानते हैं और इसका क्रेडिट जाता है OTT प्लेटफॉर्म को, जहाँ पर ये फिल्में डब होकर हिंदी में आती हैं। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड अगर कहें, सिर्फ 2-4 आपको नाम आपके सामने रखूंगा, चेहरे आपके जहन के आगे तैरने लगेंगे। मोहनलाल शानदार कलाकार, ममूटी बेमिसाल कलाकार, इसके अलावा अगर आप बात करें दुल्कान हैदर एक बेहतरीन एक्टर, इसके अलावा फहाद फासिल, पुष्पा फिल्म आपने देखी होगी जिसमें आखिर में इंस्पेक्टर का रोल किया, तो दुलकर सलमान, फहाद हासिल, ममूटी, मोहनलाल जैसे मजे हुए कलाकार इसी बॉलीवुड यानी कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री OTT के आने के बाद तेजी से बढ़ती हुई एक इंडस्ट्री है। अभी इसी साल का जो डेटा है उनका, सिर्फ 8 महीने, अभी 8 ही महीने हुआ, अगस्त का महीना चल रहा है, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री ने करीब 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कभी 200-400 करोड़ की ये फिल्म इंडस्ट्री आज 1000 करोड़ से ज्यादा की हो चुकी है। इसी बॉलीवुड में आज से 7 साल पहले एक हादसा होता है। बात 17 फरवरी 2017 की है। एक जानी मानी एक्ट्रेस, लीड हीरोइन इस मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की, कोची की तरफ जा रही थी कार में। अचानक एक सुनसान जगह पर उनके कार का रास्ता रोका जाता है। 5 लोग गाड़ी से उतरते हैं और इस मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस को किडनैप कर लेते हैं। इसके बाद ये कार कोची की सड़कों पर 2 घंटे तक घूमती रहती है और वो लोग उस एक्ट्रेस के साथ उसी कार में उसको एक तरह से किडनैप करने के बाद उसको मारते पीटते हैं, उसका यौन शोषण करते हैं और ये सब कुछ बाकायदा कैमरे पे रिकॉर्ड करते रहते हैं। 2 घंटे के बाद इस कार को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के ही एक जाने माने प्रोड्यूसर के घर के बाहर रोका जाता है और उस हीरोइन को उस कार से निकालकर फेंक दिया जाता है। वो हीरोइन अब उस प्रोड्यूसर साहब के बंगले में दाखिल होती है और वहां जाकर अपनी पूरी आपबीती बताती है, बुरी तरह से डरी सहमी हुई। इसके बाद उन प्रोड्यूसर साहब के कहने पर वो हीरोइन हिम्मत करती है और जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाती है खुद की किडनैपिंग, यौन शोषण, मारपीट और उस वीडियोग्राफी की भी, जो फिल्म को शूट किया गया था उसके साथ जो कुछ हुआ। अब जैसे ही पुलिस में ये रिपोर्ट दर्ज होती है, अगले दिन मीडिया में खबर आती है, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में भूचाल आ जाता है और हर केरल के न्यूज़पेपर में ये खबर सुर्खियों में, क्योंकि वो एक लीड एक्ट्रेस हुआ करती थी, जानी मानी हीरोइन। अब पुलिस तफ्तीश करती है। ये जो लीड हीरोइन थी वो उस कार में शामिल 5 में से एक शख्स को जानती थी, क्योंकि वो शख्स फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को कार रेंट पे दिया करता था। तो उन्होंने उसका नाम लिया, पुलिस ने उसे पकड़ा, उसके बाकी साथियों को पकड़ा, धीरे धीरे जांच आगे बढ़ी। फिर जिस मेन शख्स को जो कार रेंट पे दिया करता था, जब उससे पूछताछ हुई तो उसके पास से पुलिस को एक लेटर मिला और वो लेटर उसी अक्यूज्ड के हाथ का लिखा हुआ था। लेकिन लेटर भेज रहा था वो उस वक्त के बॉलीवुड के सुपरस्टार दिलीप, जाने वाला एक्टर, उनके नाम पर। अब जैसे ही उस लेटर को पढ़ा पुलिस ने, पुलिस वाले भी हैरान। पता चला कि इस पूरे केस का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का वो सुपरस्टार दिलीप है। इसके बाद FIR में 8वें नंबर पर दिलीप का नाम शामिल किया गया। दिलीप मतलब बॉलीवुड का एक बड़ा सितारा, और न सिर्फ बड़ा सितारा बल्कि प्रोडक्शन हाउस, उसके एग्जीबिटर, वो बाकी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हर चीज़ में उसका दखल था। यहाँ तक उसके अपने थिएटर, सिनेमा हॉल थे जहाँ फिल्में रिलीज होती थी। और कहते हैं कि जिस तेजी से वो आगे बढ़ा था, वो ममूटी और मोहनलाल को भी पीछे छोड़ने वाला था। अब इस कद का एक सुपरस्टार दिलीप एक हीरोइन के किडनैपिंग, उसका यौन शोषण और उसके बाद उसको फिल्माने का आरोपी बनाया जाता है और फिर आखिरकार केरल पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। दिलीप की गिरफ्तारी एक बड़ी खबर थी। गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेजा जाता है। पूरे 85 दिनों तक वो जेल में रहता है और 85 दिन के बाद जमानत पर बाहर आता है।
इधर जब ये मामला अखबारों में सुर्खियों में आया तो इस हीरोइन ने जब अपनी कहानी बताई तो लोगों को हीरोइन के साथ हमदर्दी हुई और ये हुआ कि उसे इंसाफ दिलाना चाहिए। पर इंसाफ दिलाए कौन? सरकार और बाकी लोग सब एक तरह से उस दिलीप के आगे बिछे हुए थे, क्योंकि सुपरस्टार था, बहुत बड़ी हस्ती। तो सरकार और पुलिस से मायूस होकर केरल की 18 जानी मानी महिलाओं ने, जिनमें कुछ फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़ी हुई थी, कुछ एनजीओ से थी, इन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया 18 महिलाओं ने, और उस ऑर्गेनाइजेशन का इन्होंने नाम रखा विमेन इन सिनेमा कलेक्टिव। और इस संगठन के तले उन्होंने उस हीरोइन के इंसाफ की एक मुहिम छेड़ दी। धीरे धीरे लोग इससे जुड़ते गए, मीडिया ने भी इसको हाईलाइट किया, लोगों का सपोर्ट आना शुरू हुआ। अब ये संगठन एक बड़ा आंदोलन के तौर पर देखा जाने लगा। बाद में सरकार को एहसास हुआ कि वो गलत कर रही है, क्योंकि इस संगठन के जरिए एक हीरोइन को इंसाफ दिलाने की मुहिम शुरू हुई, जबकि ये काम पुलिस और सरकार का है। तब केरल सरकार जागी और केरल सरकार ने कहा कि ठीक है, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम उसकी जांच करेंगे, और उसके लिए एक कमेटी बनाते हैं। और इसी के बाद केरल सरकार ने केरल हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज के हेमा, इनकी अध्यक्षता में एक 3 लोगों की कमेटी बनाई। उसमें रिटायर्ड जज के हेमा थी, इसके अलावा एक मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस जानी मानी शारदा इसकी मेंबर, और दूसरे एक रिटायर्ड आईएएस अफसर केबी वलसाला कुमार। तो वलसाला कुमार, शारदा, ये दोनों इस कमेटी में, और इस कमेटी की प्रेसिडेंट अध्यक्ष रिटायर्ड जज केरल हाईकोर्ट की के हेमा, और इसीलिए इसको नाम दिया गया हेमा कमेटी। 2017 में केरल सरकार ने इस कमेटी को बनाने का ऐलान किया। इन 3 लोगों ने अपना काम करना शुरू किया।